नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफिकेशन परेड के हवाले से। ये क्वेश्चन आपको बुक में से याद करना होगा। आर्टिकल 22 है, वहाँ पे थोड़ा सा दिया हुआ है इसमें बेयर एक्ट में। बेसिकली ये आर्टिकल 22 है, जब कोई मुजरिम पकड़े जाते हैं तो मजिस्ट्रेट उसको एज सून एज पॉसिबल उनकी आइडेंटिफिकेशन परेड करवा लेते हैं, यानी गवाहों को बुलाते हैं और उनके सामने उस मुजरिम की डमीज़ बनाकर, जिसमें असल मुजरिम भी शामिल होता है, उसको वहाँ पे लेके आते हैं। और ये 10 से 11 12 लोग होते हैं जिनके दरमियान असल मुजरिम भी मौजूद होता है। मुख्तलिफ ऑर्डर पे उसे खड़ा किया जाता है और मुलजिम को गवाह को कहा जाता है कि आप पहचानो इनमें से कौन सा शख्स मुलजिम है। तो वो पहचान उसकी जो पहचान होती है फिर उसकी, यानी ये गवाही की हैसियत रखती है। इसी तरह जब कोई चीज़ गुम हो जाती है तो उस तरह की मिलती जुलती चीज़ें सामने रखी जाती हैं गवाह के, और उसे कहा जाता है कि आप बताएं इसमें से कौन सी चीज़ है। तो वो अगर पहचान लेता है तो इसका मतलब है वो एक बेहतर गवाह है और चीज़ की बारे में उसकी गवाही एक रीज़नेबल गवाही होती है। आर्टिकल 22 ये आपने बुक में से थोड़ा सा देख लेना है। उसके बाद आर्टिकल 22 था ये आइडेंटिफिकेशन परेड के हवाले से। फिर फैक्ट्स नॉट अदरवाइज रेलिवेंट बिकम्स रेलिवेंट, या प्ली ऑफ एलिबाई। प्ली ऑफ एलिबाई वहाँ कहीं नहीं लिखा होगा, ये आपको खुद ही याद रखना है कि अगर वो पूछ ले प्ली ऑफ एलिबाई क्या होता है। प्ली ऑफ एलिबाई का मतलब होता है एल्सवियर, कि मैं यहाँ नहीं था, मैं तो कहीं और था। एक मुजरिम को जब कहा जाता है कि वो अपने बारे में गवाही दे कि वो नीट एंड क्लीन है, वो नहीं है मुजरिम, तो वो जब अपने लिए खुद गवाह बनता है, तो अगर वो कहता है कि मैं जाए वकूआ पर नहीं था, तो अदालत उसे कहती है कि आप साबित करो। अगर वो साबित कर देता है तो केस काफ़ी कमज़ोर हो जाना है। अगर वो साबित नहीं कर सकेगा तो केस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। फिर दोबारा अदालत प्रोसिक्यूशन को कहेगी कि आप साबित करें। साबित करना आपका काम है। हो सकता है कि इसने इस मुश्किल में आकर इसने झूठ बोल दिया हो कि क्योंकि वो परेशानी में था, तो उसने परेशानी में कह दिया हो कि मैं यहाँ नहीं था। तो अगर वो झूठ बोलता है तो उसकी बात की इतनी ज़्यादा वो उसके ख़िलाफ़ नहीं जाएगी। लेकिन अगर वो सच बोलता है कि मैं यहाँ नहीं था और साबित कर देता है कि वो यहाँ नहीं था, तो ये केस को काफ़ी कमज़ोर कर देगा। क्वेश्चन इस तरह भी आ सकता है व्हेन फैक्ट्स नॉट अदरवाइज रेलिवेंट, कि कुछ हकाइक ऐसे होते हैं जो कि केस से बिल्कुल कोई उनका ताल्लुक नहीं होता। बिकम्स रेलिवेंट, वो इसलिए रेलिवेंट बन जाते हैं। एक्सप्लेन विद एग्जांपल, एग्जांपल से साबित करें। ये रेलिवेंसी का चैप्टर है कि कौन कौन सी चीज़ें मुताल्लिका होती हैं। ये ख़ास तौर पे जो आर्टिकल 24 है और 24(1) के अंदर यही चीज़ डिस्कस हुई है कि फैक्ट्स ऐसे जो कि जिनका केस से कोई लेना देना नहीं होता लेकिन केस से वो मुताल्लिका हो जाते हैं। मिसाल के तौर पर वो कहता है कि मैं मुल्तान नहीं था जहाँ पे वकूआ है, जहाँ का ये मामला है, मैं वहाँ पर मौजूद नहीं था, मैं तो लाहौर था। हम अब लाहौर का उसे जो 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 कुछ मालूम करेंगे, वो लाहौर कहाँ रह रहा था, होटल क्या था, वो किसके घर था, ये सारी चीज़ें वो साबित जो हम कह रहे हैं ये केस से इसका कोई लेना देना नहीं है। लेकिन अब ये सारी चीज़ें उसके इस स्टेटमेंट की वजह से मुताल्लिका हो गई हैं। इसमें दो चीज़ें आएंगी, दो आर्टिकल आएंगे, आर्टिकल 24 और आर्टिकल 119B। ये भी आपने याद करने हैं। ये दोनों वहाँ पे अगर आ जाए कि बताएं कि प्ली ऑफ एलिबाई क्या होता है, तो तब भी आप भी 24 और 119B का देना है हवाला। और या अगर आ जाए कि फैक्ट्स नॉट रेलिवेंट अदरवाइज बिकम रेलिवेंट, वो हकाइक जो कि मामले का जिनका कोई ताल्लुक़ नहीं होता मामले के साथ लेकिन वो मामले का हिस्सा बन जाते हैं, तो इसे हम कहते हैं प्ली ऑफ एलिबाई। यहाँ आपने आर्टिकल 24 मुकम्मल लिखना है और 119B लिखना है। नेक्स्ट एडमिशन का क्वेश्चन है कि एडमिशन क्या होता है। एडमिशन का मतलब होता है तस्लीम करना।
वो कौन से सरकमस्टांसिस होते हैं जब बंदा अपने ख़िलाफ़ बात को तस्लीम कर लेता है। एक्सप्लेन सेल्फ सर्विंग एडमिशंस एंड देयर एविडेंशियल वैल्यू, कि एक अपने ख़िलाफ़ दिया गया बयान वो कितना अहम होता है और उसकी एविडेंशियल हैसियत क्या होती है। बाज़ औक़ात ऐसा भी हो सकता है एक शख्स अपने बारे में कह दे जी मैंने इसकी ज़मीन देनी हो 2 कनाल, और कहे हाँ हाँ मैंने देनी है लेकिन 5 मरले देनी है, ये भी तो गलत बयान दे रहा है, यानी वो फ़ायदा भी उठा सकता है। तो उसको उसके जो तस्लीमी बयान है उसको भी सही तरीके से देखा जाएगा। या आर्टिकल 30 से लेकर आप 36 तक लिख लेंगे, ये इतना कंफ्यूजिंग क्वेश्चन नहीं है, सिंपल सा क्वेश्चन है। आर्टिकल 30 से लेकर 36 तक ये 7 आर्टिकल लिखेंगे, सफिशिएंट है। उसके बाद कन्फेशन का क्वेश्चन है, वो शुरू हो जाता है 37 से लेकर 43 तक, वो भी आपने लिख देना है। सिविल केसेस में जो तस्लीमी बयान होता है वो एडमिशन कहलाता है। क्रिमिनल केसेस में जो तस्लीमी बयान होता है वो कन्फेशन कहलाता है, यानी इकबाल जुर्म कहलाता है। अगर एडमिशन आ जाए तो 36 से 30 से 36 तक, और अगर कन्फेशन आ जाए तो 37 से लेकर 43 तक। ऐसा भी वो पूछ सकता है कि बताएं डिफरेंस बिटवीन कन्फेशन और एंड एडमिशन, तो फिर आप पहले एडमिशन लिख देंगे फिर आप कन्फेशन लिख देंगे। इनका डिफरेंस यही बनता है, इनके आपने अलग अलग वो दरमियान में लाइन ड्रॉ करके डिफरेंस नहीं बनाने, जस्ट आपने इसी तरह ही राइट डाउन कर देना है। डाइंग डिक्लेरेशन क्या होता है? आर्टिकल 46(1) में डाइंग डिक्लेरेशन का हवाला है कि एक मरता हुए बंदे का बयान वो रेलिवेंट होता है। कानून की एक प्रिजम्पशन है कि बच्चा झूठ नहीं बोलता और मरता हुआ बंदा झूठ नहीं बोलता, तो उसके तहत इसकी एक हैसियत होती है, क्योंकि बच्चे का भी कोई मफाद नहीं होता, इनोसेंट होता है, और मरता हुआ बंदा जिसको ये नज़र आ रहा है कि उसकी अब मौत वाक़ई होने वाली है, तो वो जाते जाते झूठ नहीं बोलता। ये एक प्रिजम्पशन है, हो भी सकता है झूठ बोल ले, लेकिन प्रिजम्पशन है कि नहीं झूठ बोलेगा वो। आर्टिकल 46(1) डाइंग डिक्लेरेशन, उसकी अहमियत क्या होती है वो वहाँ से आप लिख लेंगे, याद करने की ज़रूरत नहीं है इसे। रेलिवेंसी ऑफ एक्सपर्ट, who is an expert, when are the opinions of third person relevant। अगर वो पूछे कि ओपिनियन जो होती है किसी तीसरे बंदे की जो मामले में है ही नहीं, बतौर गवाह वो अगर पेश होता है, तो उसकी बात की कितनी अहमियत है, इसे कहते हैं एक्सपर्ट की ओपिनियन। हु इज़ एन एक्सपर्ट, आर्टिकल 59 में दिया हुआ है। आर्टिकल 59 में इसकी तारीफ है कि एक्सपर्ट कौन होता है। 59 से लेकर 65 तक, 59 to 65 ऑफ QSO, ऐसा शख्स एक्सपर्ट कहलाता है जिसको फॉरेन लॉ या साइंस के हवाले से या आर्ट्स के हवाले से या हैंड राइटिंग के हवाले से या फिंगरप्रिंट्स के हवाले से नॉलेज हो, स्पेसिफिक नॉलेज रखता हो, ऐसा शख्स एक्सपर्ट कहलाता है। फिर इसकी जो हैंड राइटिंग के हवाले से कि ये किसी की हैंड राइटिंग को जानता हो, एक बंदा जो किसी दूसरे के साथ बहुत अर्सा रहा हो और वो किसी की हैंड राइटिंग को पहचान सकता हो, तो वो भी एक्सपर्ट की ही डेफिनेशन में आएगा। आर्टिकल 59 to 65 ये पूरा आप लिख देंगे, याद करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद करेक्टर ऑफ एविडेंस, कैन एविडेंस ऑफ अ बैड करेक्टर ऑफ एक्यूज बी गिवन इन क्रिमिनल केसेस, हाउ फॉर करेक्टर ऑफ द पार्टी इज़ रेलिवेंट इन सिविल केसेस। सिविल केसेस में तो वैसे ही किसी का करेक्टर मैटर नहीं करता, गवाह जैसा भी हो उसका जो भी किरदार है वो मैटर नहीं करता, लेकिन क्रिमिनल केसेस में करता है और कुछ में नहीं करता। तो ये आर्टिकल आपने 66 और 69, 66 और 69 है सिविल केसेस के हवाले से, और 67 और 68 है क्रिमिनल केसेस के हवाले से। यानी टोटल ये हो गए 66 से 69 तक, जिसमें पहला और आखिरी
सिविल केसेस को डील करता है और 67 और 68 डील करता है क्रिमिनल केसेस को। ये भी याद करने की ज़रूरत नहीं है, ये भी आपने वहाँ पे वैसे ही लिख देना है।